तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का ये वीडियो हमारा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 होने वाला है। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है उसके बारे में जाना, उसकी इम्पॉर्टेंस, उसके फीचर्स, एंड साथ ही साथ लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड साथ ही साथ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, ये सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं तो आप प्रीवियस के 2 वीडियोस देख सकते हैं। ये इसका पार्ट 3 है एंड इसी वीडियो में ये चैप्टर खत्म होने वाला है। सो टोटल 3 पार्ट्स में ये चैप्टर हमें फिनिश करेंगे एंड सारे जो पार्ट्स हैं वो 20 से 30 मिनट के होने वाले, यानी कि 1 से 1.5 घंटे में आपका जो चैप्टर है वो डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा विद फ्री नोट्स। और फ्री नोट्स क्या है, ये जो मैं आपको पीडीएफ से, जिस पीडीएफ से मैं पढ़ाता हूँ, ये जो मैं बना रहा हूँ, इसको आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है। ये आपको टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लासेस से रिलेटेड कोई अपडेट होता है तो भी मैं वहीं टेलीग्राम पे उसको अपडेट कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ, बट आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, 10 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। सो हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई क्लास 11th में या फिर क्लास 12th में कॉमर्स के, तो उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस यहीं पर कंप्लीट होगा। अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि होने वाला है आज का हमारा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब इसमें ही होता क्या है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी कि द न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। यानी कि जब हमारी लास्ट वीडियो से ये कंटिन्यूएशन होने वाली, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट था इंडिया के, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा इंस्टेबल था एंड मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस जो थे वो रूरल एरिया में रहते थे एंड साथ ही साथ वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। सो यहाँ पे क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंट हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई, जिसका फोकस था कि फोकस्ड ऑन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के रोल पे उसका फोकस था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का टू इनिशिएट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन ऑर्डर टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बिकम सेल्फ रिलायंट। यानी कि हमें खुद के प्रोडक्ट्स खुद इस्तेमाल करने हैं, अपने देश की बेरोजगारी को ख़त्म करना है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करना है। साथ ही साथ अपनी जो इकॉनमी है, जो अनस्टेबल है, जो कि गिरी हुई है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको रैपिड ग्रोथ लानी, यानी कि बहुत अच्छे से उसको संभालना है। And set up a strong industrial base, providing more emphasis to heavy industries and giving more importance to the socialist pattern of the economy। यानी कि हमने क्या किया कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जबकि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसने अडॉप्ट किया था सिस्टम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अडॉप्ट किया गया था, लेकिन उसमें भी हमने यानी कि सोशलिस्ट पैटर्न को ज़्यादा बढ़ावा दिया था। यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स को हमने ज़्यादा बढ़ावा दिया कि आप जाके कंज्यूमर गुड्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर करिए और आप अनएम्प्लॉयमेंट को भी टैकल करिए। अब हम बात करते हैं हमारा न्यू फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले है डी लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये कौन सी पॉलिसी थी, यानी कि द न्यू पॉलिसी एबॉलिश्ड कंपलसरी लाइसेंसिंग फॉर ऑल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट फॉर 6 इंडस्ट्रीज। यानी कि हमारे 6 इंडस्ट्रीज को छोड़ करके हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग था उसके लिए हमें लाइसेंस लगते थे, लेकिन इस न्यू डी लाइसेंसिंग पॉलिसी ने क्या किया कि उसमें केवल 6 जो हमारे प्रोडक्ट्स थे, 6 इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया गया। बाकी सब में हमने क्या किया कि लाइसेंस के बिना आप फ्रीली अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो और उसको गुड्स को बेच सकते हो। डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो थोड़ा सा कंट्रोल में लाया गया, उसको थोड़ा लिमिट किया गया, यानी कि कम किया गया। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज दैट वाज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस्ड टू 4 एंड द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज वर ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। यानी कि हमने क्या किया था कि पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट ने अपने पास केवल 4 इंडस्ट्रीज रखी थी और बाकी जो इंडस्ट्रीज थी उसको क्या किया था, प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया गया था। यानी कि प्राइवेट कंपनियां उन सारी गुड्स को प्रोड्यूस कर रही थी। डिसइन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है, इट मीन्स सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ द शेयर ऑफ द कंट्री। यानी कि हमने क्या किया कि कोई पार्ट या फिर कोई शेयर इन कंट्री का बेच दिया गया। डिसइन्वेस्टमेंट
वॉज कैरिड आउट इन मैनी पब्लिक सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, यानी कि हमने क्या किया कि कुछ पब्लिक कंट्री की कुछ पब्लिक सेक्टर वाली चीज़ें थी जिनको हमने प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया गया। उससे क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनियां क्या होती है, वो ग्रोथ ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में और ज़्यादा रैपिडली ला पाती है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। Liberalization of foreign capital. The share of foreign equity participation was increased and foreign direct investment was permitted. यानी कि अब हमने क्या कर दिया कि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर दिया, यानी कि बाहरी जो जनता है, बाहर की जो इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारी इंडिया में जो कंपनियां हैं उस पर इक्विटी परचेज कर सकते थे। हमारी इंडिया की कंपनियों में वो अपना पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। उसके बाद क्या हुआ कि एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अनाउंस्ड अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन जुलाई 1991। हमारे जुलाई 1991 में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसका काम क्या था, जो इंडस्ट्री फॉर्म टू लिबरेट द इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री को संभाला गया फ्रॉम द शैकल्स ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम, यानी कि जो दुनिया भर के लाइसेंस वाले सिस्टम थे उसको खत्म किया गया, जिसको नाम हमने दिया गया लिबरलाइजेशन। उसके बाद ड्रेस्टिकली रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि प्राइवेटाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो गया और मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें प्राइवेट सेक्टर ही संभाला था, जिसको हमने क्या नाम दिया, प्राइवेटाइजेशन। एंड एनकरेज्ड फॉरेन प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि हमने कहा कि बाहर की कंपनियां आइए, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करिए, अपनी फैक्ट्री डालिए और हमारे यहाँ आप अपने कंज्यूमर गुड्स बेच सकते हैं, जो अलाउड है। सारे कंज्यूमर गुड्स नहीं और सारी चीज़ें नहीं, जो चीज़ें अलाउड हैं केवल उन्हीं को बेचने का परमिशन दिया गया। और इसी को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसका अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो आप इसको LPG से याद कर सकते हैं। अगर आपने क्लास 8th में या फिर क्लास 10th में अगर हिस्ट्री या फिर कुछ ऐसे पढ़ा होगा, सुना होगा शायद कि LPG नाम का एक था, इकोनॉमिक्स में क्लास 10th में आया था LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन, G से ग्लोबलाइजेशन। ये आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है जो आपके घर में आती है, ये LPG दूसरा है। अब हम बात करते हैं सबसे पहला लिबरलाइजेशन। इट रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी कि हमारा क्या हुआ कि इसमें रिस्ट्रिक्शन रहता था कि प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो हमारे पब्लिक सेक्टर वाली चीज़ों में या फिर जो एंटरप्राइजेस थी उनका मार्केट में एंट्री करना, एग्जिट करना में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे। तो उस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया ताकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो आसानी से बिजनेस कर पाएँ। It is any method of how a state raises its limitation on private individual investors. For developing countries, liberalization has opened economic borders to foreign companies and investment. यानी कि इससे क्या हुआ कि हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां अपनी फैक्ट्री डाल रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसके लिए हमें लेबर चाहिए होगा, उसके लिए हमें वर्क फोर्स चाहिए होगा। तो उससे क्या होगा हमारा कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं कम हो रही थी। द मेन एम ऑफ लिबरलाइजेशन वॉज टू ल्योर MNCs एंड फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट एंड एक्सपैंड इन इंडिया, यानी कि इसका मेन एम क्या था कि जो बाहरी फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो हमारी इंडिया कंपनी में इन्वेस्ट करें, हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करें, जिससे कि हमारे इंडिया की ग्रोथ हो पाए। अर्लियर इन्वेस्टर हैव टू फेस डिफिकल्टीज टू एंटर कंट्रीज विद मैनी बैरियर्स, यानी कि पहले क्या था कि हमारे जब देश आज़ाद हुआ था, ऑब्वियस सी बात है जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसी ने हमारे इंडिया में मतलब उसी से शुरुआत हुआ था एक तरह से आप कह सकते हैं, जिससे कि हमारा ब्रिटिश रूल आया था। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी हो गई थी, बाहरी कंपनियां हमारे देश में नहीं आ पा रही थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि बाहरी कंपनी को भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन से रिलीफ मिल गया, जिससे कि वो आसानी से आ रही थी और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर पा रही थी। These barriers included tax laws, foreign investment restriction, legal issues, यानी कि जैसे कि टैक्स लॉस हो गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिस्ट्रिक्शन हो गए और लीगल इश्यूज की वजह से वो सब नहीं हो पा रहा था। द इंडियन बिजनेस इंडस्ट्रीज हैव बीन लिबरलाइज्ड इन द फॉलोइंग वे। अब ये लिबरलाइजेशन कैसे हुआ था उसको जानते हैं। एबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री में क्या हुआ कि लाइसेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट थी उसको खत्म कर दिया गया। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि अगर आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, अगर आप कम करना चाहते हैं तो उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होने वाला है।
फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इसमें क्या हुआ कि हमारे प्राइवेट सेक्टर को ये छूट दे दी गई कि आप जो गुड्स बेच रहे हैं उसका प्राइस आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड द अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन वॉज अपलिफ्टेड, यानी कि हमारे जो टैक्स रेट्स थे टैक्स में उन्हें छूट मिली गई और साथ ही साथ जो अननेसेसरी फालतू की जो रोक टोक थी उसको भी कम कर दिया गया। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्रोसीजर वर सिंप्लीफाइड, यानी कि हमारे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो प्रोसीजर थे उसको और आसान कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है हमारा प्राइवेटाइजेशन। हमने लिबरलाइजेशन खत्म कर लिया, प्रोसेस जान लिया, अब हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। प्राइवेटाइजेशन मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जैसे मैंने कहा कि पब्लिक सेक्टर की जो चीज़ें थी उसका जो ओनरशिप थी वो अब प्राइवेट सेक्टर को मिल जाने वाली थी। इंडिया वेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन इन द हिस्टोरिक रिफॉर्म बजट ऑफ 1991, यानी कि 1991 में प्राइवेटाइजेशन आया, also known as the new economic policy or LPG policy. The main aim of the privatization was the removal of restriction on the public sector and to enhance the role of private sector, यानी कि इससे क्या हुआ कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर पे restrictions थे उसको हटा दिया गया और जो हमारी प्राइवेट सेक्टर थी उसको और बढ़ावा मिल गया। फॉर प्राइवेटाइजेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द फॉलोइंग मेजर्स, यानी कि ये चीज़ें करी गई, जैसे कि ये पहला डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे कि हमने लिबरलाइजेशन में भी पढ़ा कि इसमें क्या हुआ कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर की जो चीज़ें थी उसको बेच दिया गया, यानी कि सेल कर दिया गया टू प्राइवेट सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट मीन सेलिंग अ पार्ट ऑफ द whole share of a public sector undertaking. If private sector requires more than 51% share of the public sector, then it would result in the transfer of the ownership of the public sector to the private sector, यानी कि अगर किसी प्रॉपर्टी में या फिर किसी बिजनेस में अगर जो हमारे प्राइवेट सेक्टर थी वो मोर देन 51%, यानी कि 51% से ज़्यादा का ओनरशिप ले रही थी तो वो हमारा प्राइवेट इंडस्ट्री कहलाता जा रहा था, यानी कि वो टोटली ओनरशिप जो थी वो गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर पे जा चुकी थी। रिवाइवल ऑफ सिक PSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होता है हमारा पब्लिक PSUs। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द ब्रॉड इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR टू रिवाइव द सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यानी कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी कि ऐसी कंपनियां, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि हमारे डायरेक्टली पब्लिक को इफेक्ट करती है, यानी कि जो नॉर्मल पब्लिक है उसकी जो डेली की यूजर्स होती हैं, तो उसको भी रिवाइव किया गया थ्रू प्राइवेटाइजेशन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्लोबलाइजेशन, जिसका मीन्स होता है इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जैसा कि नाम वैसा काम ग्लोबल, यानी कि पूरी दुनिया में अब हम बिजनेस कर सकते हैं और पूरी दुनिया के लोग आके हमारे इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो बिजनेस कैपिटल है वो भी उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं, कैपिटल का मूवमेंट होगा और साथ ही साथ हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो भी और अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। टिल 1991 द इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड द इम्पोर्ट लाइसेंस through licensing of import, traffic restriction and quantitative restriction, but the new economic policy aimed to liberalize the foreign trade through the policy of globalization, यानी कि हमारे 1991 या उससे पहले क्या था कि बहुत सारे इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती थी, जैसे कि आपको इंपोर्ट लाइसेंस लगता था, लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन लगते थे, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन रखते थे, लेकिन जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसमें ऐसा कुछ खास ज़्यादा अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। वेरियस स्टेप्स वर टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, अब हम उसको जानते हैं। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन थ्रू रिडक्शन इन इंपोर्ट ट्रैफिक्स एंड रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स, यानी कि इंपोर्ट लिबरलाइजेशन यानी कि जो इंपोर्ट्स थे उसको थोड़ा सा ढील दे दिया गया, यानी कि जो बाहर से चीज़ें हम मंगा रहे थे उस पर पहले हमें रिस्ट्रिक्शन थी, बहुत ज़्यादा ड्यूटी मतलब इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, वो तो अभी देनी पड़ती है, वो बात अलग है, बट हाँ पहले बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी। एक्सपोर्ट प्रमोशंस थ्रू द वर्ल्ड वाइड थ्रू वाइड रेंज ऑफ इंसेंटिव्स, यानी कि हम एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा मतलब पूरी दुनिया में एक तरह से हम अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ा पा रहे थे, अच्छे से कर पा रहे थे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट प्रोसीजर्स, यानी कि हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स थे वो आसान हो गए थे पहले के मुकाबले।
लिबरलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स ऑफ फॉर द एंट्री ऑफ एमएनसीज एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थे, जो बाहरी इंस्टीट्यूशंस थे, बाहरी लोग थे जो हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, अब उनसे रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है और उनको एक तरह से आसानी हो गई है कि हमारे इंडिया में वो इन्वेस्ट कर पाएँ। मोर फ्रीडम टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन द मनी एंड कैपिटल मार्केट्स, यानी कि अब हमारे जो बाहर के इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स थे, अब वो हमारे इंडिया के शेयर मार्केट हो गया या फिर मनी मार्केट हो गया। मनी मार्केट हमारे सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, और जो शेयर मार्केट होता है उसमें हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। तो बाहरी लोग भी अब हमारे जो मार्केट्स थी उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, हमारी कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते थे, हमारी मार्केट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते थे। अब हम बात करेंगे जो हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे बिजनेस पे। इंक्रीजिंग कंपटीशन, इससे क्या हुआ कि अब हमारी बाहरी कंपनियां भी आ रही थी, हमारी इंडियन कंपनियां भी बढ़ रही थी, नई नई कंपनी बन रही थी, जिससे कि क्या हुआ हमारा कंपटीशन ओवरऑल इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। Before economic reforms, the Indian firms were enjoying protection due to the licensing system and other restrictions. But after the reform, entry of the foreign firms were liberalized, and which gave tough competition to the Indian firms. यानी कि अब क्या हुआ कि अभी तक क्या था कि हमारी जो इंडियन कंपनियां थी वो आसानी से अपना जो मन मर्जी था सामान, क्वालिटी, क्वांटिटी जैसा भी था वो आराम से दे रही थी, जो जैसा मन हुआ वैसा कर रही थी, एंजॉय कर रही थी अपना पैसा। बट इसके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद क्या हुआ कि हमारी जो बाहरी कंपनियां आ गई, उन्होंने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देना शुरू कर दी या फिर ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी, मतलब कुछ कंपटीशन देने लगे हमारी इंडियन कंपनी को, जिससे क्या हो कि हमारी मार्केट एक तरह से हिल गई। इसका प्राइम एग्जांपल है कि जैसे कोका कोला ने क्या किया कि रीयून द मार्केट ऑफ द एग्जिस्टिंग इंडियन ब्रांड्स, यानी कोका कोला कंपनी ने क्या किया कि हमारी जो इंडियन ब्रांड्स थी उसको खत्म कर दिया। इसका प्राइम एग्जांपल आप ले सकते हैं कि इस समय इंडिया की जो फ़ोन इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया की लावा हो गई और भी एक दो कंपनियां हैं, तो वो सब उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रही, जबकि वीवो, ओप्पो, सैमसंग, आईफोन, ये सारी जो कंपनियां हैं वो बाहरी कंपनियां और इंडिया में अच्छा खासा बिजनेस वो कर पा रही हैं। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, ज़्यादा वैरायटी ऑफ चीज़ें हो गई, ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हो गए, तो कस्टमर अब अपना फ़ायदा देखने लगा कि मुझे जहाँ ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, 10 रुपये में इतना सामान दोगे तो मैं लूँगा, नहीं दोगे तो मैं किसी और के पास चला जाऊँगा। इससे क्या होगा कि कस्टमर की डिमांड्स बढ़ जाने लगी। इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन इन द मार्केट ऑल्सो इंक्रीज द चॉइस ऑफ कस्टमर्स। Today, customers have become more demanding because they are well informed. Due to this, the manufacturer tries to satisfy customers' expectation. This has created a buyer's market in the country. यानी कि अभी तक क्या था पहले कि जो हमारी इंडियन कंपनीज थी, जो मन हो रहा था बेच रही थी, लेना हो लो, नहीं तो नहीं लो, जाओ अपना दूसरा काम देखो। लेकिन अब तक क्या था, अब क्या हो गया कि हमारे पास एक ऑप्शन आ गया कि अगर हमारी इंडियन कंपनियां हमें जो चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही, अगर हमारे पास लावा की कंपनियां जो हमें चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं, तो हम बाहरी कंपनियों को, दूसरे जो सैमसंग हो गए, आईफोन हो गए या फिर वीवो, ओप्पो, इन सब सारी कंपनियों को हम कंसीडर कर सकते हैं। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि अब क्या हुआ कि बाहरी कंपनियां भी आ रही है, इंडिया में भी आ रही है, तो अब जिसके पास जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, जो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, जो कम लेबर फोर्स में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, जो कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, वही सर्वाइव करेगा, वही ग्रो करेगा। Increased competition made the Indian firm compulsory to adopt the latest technology, providing a competitive market and helping in producing a better quality product at a lower cost. Example, handloom industry shifted to the power looms in the order to adopt new technology. जैसे कि इंडिया में क्या था कि पहले हाथों से बुनाई होती थी, फिर कपड़े बनाए जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि मशीनरी चीज़ें बाहरी कंपनियां मशीनरी लेके आ गई, तो अब इंडियन की कंपनी को भी मशीनरी से बनाना पड़ा। उससे क्या हुआ, कॉस्ट भी कम हुई और समय भी कम लगेगा। नेसेसिटी फॉर चेंज, बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म द बिजनेस इन्वायरमेंट वॉज स्टेबल, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म था उसके पहले हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट था वो स्टेबल था। एंड बिजनेस पॉलिसी वॉज कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी कि हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म के चेंज होने के बाद हमारा जो बिजनेस पॉलिसी यूज था वो कंटिन्यूड हुआ बहुत ही लंबे समय तक।
एलपीजी पॉलिसी मेड द बिजनेस इन्वायरमेंट अनस्टेबल, यानी कि एलपीजी पॉलिसी ने क्या किया, कहीं ना कहीं हमारे जो बिजनेस इन्वायरमेंट थे उसको अनस्टेबल कर दिया। बिकॉज अभी तक क्या था, हम शांति से अपने कंफर्ट जोन में थे, इंडियन कंपनियां जो मन हो रहा था बेच रही थी, खरीदना हो लो और कोई ऑप्शन नहीं है। बट अब क्या हुआ कि हमें एक टेंशन हो गया कि कल को अगर उसके पास नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो अगर एक दिन में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है मेरे ज़्यादा और मैं आधा कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए डिफिकल्टी हो गई। तो इसलिए इसने क्या किया कि हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को अनस्टेबल कर दिया। एवरी एंटरप्राइज हैज़ टू कंटिन्यूसली मॉडिफाई इट ऑपरेशंस एंड पॉलिसीज, यानी कि हर एंटरप्राइज को अपनी पॉलिसी और अपने जो ऑपरेशन थे उसको इम्प्रूव करना पड़ा। एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स दीज डेज कम अप विद डिफरेंट फीचर्स फॉर टाइम टू टाइम, यानी कि अब जैसे मोबाइल फोन्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स में ही कैमरा का देख लीजिए, कोई 100 MB दे रहा है, कोई 200 MB कैमरा दे रहा है, लेकिन यहाँ तक कि जो एप्पल आता है उसका 12 MB का भी जो कैमरा है वो ज़्यादा अच्छी फोटोज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उसका एक फीचर है। तो इसी तरीके से हमारे जो फ़ोन डिफरेंट फ़ोन ब्रांड्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई किसी कुछ फीचर दे रहा है, कोई कुछ फीचर दे रहा है, तो ऐसे हमारा क्या हुआ कि हमारा जो नेसेसिटी था वो चेंज हो गया। अब हमारा यहाँ पे जो हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो टॉपिक खत्म होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हमारा डीमोनेटाइजेशन के बारे में। डीमोनेटाइजेशन क्या है? When a currency is stripped of its legal status and replaced with new currency, it is known as demonetization। यानी कि अगर आपको याद हो कि 2016 में हमारा नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें कि हमारी 500 की नोट एंड 1000 रुपीज़ की नोट जो थी उसको जो लीगल स्टेटस था, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नोट ख़राब हो गई या फिर आपका अब वो नोट कहीं नहीं चलेगी, कहीं नहीं चलेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका जो लीगल स्टेटस था, लीगल स्टेटस ये कीवर्ड है, इसको आपको एग्जाम में लिखेंगे तो गारंटीड आपको मार्क्स मिलने वाला है। जो लीगल स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया गया, यानी कि अब वो उसका कोई नहीं, वो जैसे जो आप चूरन वगैरह अगर आप खाते हैं या फिर क्रैक्स वगैरह में जो फेक नोट निकलती चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया वाली, उसकी वैल्यू और 1000 रुपये की वैल्यू आफ्टर डिमोनेटाइजेशन दोनों की वैल्यू सेम हो गई थी। भले ही वो असली नोट थी लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। 1000 रुपये आप लेके जाते, दुकान वाला आपको पुलू पुलू करके भगा देता। तो इसी वजह से क्या हुआ कि 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद किया गया, नई 500 की नोट आई और 1000 रुपीज़ की नोट को बंद करके नई 2000 रुपीज़ की नोट आई। वो अब क्या हो गया कि 2000 रुपीज़ की भी नोट वो बंद हो चुकी है, अब केवल 500 की हाईएस्ट जो अमाउंट की नोट है वो आती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द डिमोनेटाइजेशन ऑन November 8, 2016 with profound implication for the Indian economy. The government decided that the two largest demonetization note rupees 500 and 1000 were demonetized with the immediate effect ceasing to be legal tender expect इसका इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ceasing to be legal tender expect for few specified पर्पजेज फॉर सच एंड यूटिलिटी बिल्स। अगर आपको याद हो कि जब नोटबंदी होती तो कुछ चीज़ें ऐसी थी, सारी चीज़ें नहीं बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको आप खरीद सकते थे उन नोट से, यानी कि 2000 और 500 वाली नोट से आप कुछ चीज़ें खरीद सकते थे। उसी समय कुछ लिस्ट जारी हुआ था कि ये चीज़ें आप खरीद सकते हो, सारी चीज़ें आप नहीं खरीद सकते थे। तो ये क्या हुआ? सीजिंग टू बी लीगल टेंडर, यानी कि उसका जो लीगल टेंडर था, लीगल स्टेटस था, उसको खत्म कर दिया गया एक तरह से। द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वॉज टू कंट्रोल करप्शन, यानी कि जो उसका एम था वो करप्शन को खत्म करना था। काउंटरफिटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज़, यानी कि अब क्या हुआ कि हमारी जो इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए कि 1000 रुपए की गड्डी लेकर रखते थे, अब आप वो नहीं कर सकते, आपको वो चेंज करवाना ही पड़ेगा। एंड स्पेशली द इंक्रीज ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड बाई इनकम डेट हैज़ नॉट बीन पेड टू द टैक्स अथॉरिटीज़, यानी कि ऐसी इनकम जिस पे आपने टैक्स नहीं किया, यानी कि हमारी ब्लैक मनी, पैसा कमाया घर में ही उस नोट को रख दिया, हमने जब टैक्स भरते समय हमने दिखाया कि हमारी इनकम उतनी हुई थी जितना हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि हमारे पास उससे ज़्यादा पैसा अवेलेबल था। इससे क्या हुआ कि हमारी जो मार्केट है उसमें जो मनी का सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे जो चीज़ें होती हैं वो महंगी होती जाती है और इन्फ्लेशन जो होता है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि मार्केट में पैसा कम है, डिमांड ज़्यादा हो रही है पैसे की कि भाई पैसा लो, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो एक तरह से बढ़ जाएगी। द रीजन बिहाइंड टेकिंग द स्टेप्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन आर एज फॉलोज, क्यों किया गया था? टू कर्ब द सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इन द इकोनॉमी, यानी कि जो फालतू की करेंसियाँ थी, फेक नोट्स थी, उसको टैकल करने के लिए।
टू टैकल करप्शन ड्यू टू करेंसी अपहोल्ड्स, यानी कि जो जो लोग करेंसी को रख रहे थे अपने घर में उसको निकलवाने के लिए, हमारे करप्शन को ख़त्म करने के लिए। टू मेक आइडल मनी प्रोडक्टिव एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग करप्शन क्राइम, यानी कि आइडल मनी ऐसी पैसा जो रखा हुआ है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसको वापस से सर्कुलेशन में लाना था, उसको वापस से प्रोडक्टिव बनाना था, जो हेल्प करता है हमारी करप्शन क्राइम को ख़त्म करने में। अब हम बात करते हैं हमारा फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन के बारे में। डिमोनेटाइजेशन लेड टू द विड्रॉल ऑफ नियरली 86% ऑफ करेंसी इन द सर्कुलेशन, यानी कि इससे क्या हुआ कि हमारी जो सर्कुलेशन में 86% ऑफ करेंसी थी उसका विड्रॉल हो गया। एज पर द रिपोर्ट ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड अनडिस्क्लोज्ड इनकम ओवर 9,304 करोड़ between November 9 to 2016 to February 2017 is what reported, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये तो वो पैसा है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिला। ऐसे बहुत से आपने उस समय वीडियो देखे होंगे कि लोग नाले में पैसा बहा दे रहे हैं, लोग नोट्स को जला दे रहे हैं जिनके पास ब्लैक मनी था, बिकॉज वो बैंक के पास जाएंगे, इनकम टैक्स वाले रेड मारेंगे कि भैया इतना पैसा कहाँ से है, जबकि आप हमें बेवकूफ़ बना रहे थे, तो चलो आओ जेल की हवा खा के आओ। तो 9,334 करोड़ का ब्लैक मनी एक तरह से आप कह सकते हैं रिकवर हुआ। It promoted variable services of launching a mass awareness campaign against black money. It reduced the informal transaction of the economy. Demonetization facilitates channelizing saving into the formal financial system, यानी कि अगर आप सेविंग्स अपनी कर रहे हैं तो फाइनेंशियल फॉर्मल सिस्टम में करिए, यानी कि आपके बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें आप जितना मनी इकट्ठा करिए। उससे क्या होगा, बैंक के पास नोट्स जाएगी, बैंक के पास नोट्स आएगी, फिर वो मार्केट में आएगी, इससे क्या होगा, वो प्रोडक्टिव रहेगी, आइडियल मनी नहीं बन पाएगी, वो प्रोडक्टिव मनी रहेगी। As a result, some of the new deposit schemes offered by the banks continue to provide base loans at the lower interest that can be used for launching new profitable schemes, यानी कि ऐसा किया गया कि उतनी समय बैंक ने नई नई सेविंग स्कीम लाई कि अगर आप हमारे यहाँ सेविंग खाता खुलवाते हैं तो आपको 1% या 2% इंटरेस्ट एनुअली मिलेगा। Demonetization also helped in creating less cash economy by bringing an understanding with the general public, that is channeling more saving into the formal financial system, improving tax compliance that would improve the chance of a cash light economy. This would help in introducing formal economy in our country, यानी कि इससे क्या हुआ कि हमारी जो गवर्नमेंट थी जिसका एम था कि डिजिटाइजेशन ऑफ मनी होना चाहिए, कि हमारे पास जो पैसा घर में रखा है वो हमारे बैंक में होना चाहिए, और कैशलेस यानी कि हमारा जो ऑनलाइन जैसे यूपीआई हो गया हमारा, उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सारी चीज़ें डिजिटल मनी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, कार्ड पेमेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो डिमोनेटाइजेशन था उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। मनी and interest rates, its impact on the money and interest rate is such that it declined the cash transaction in the country, यानी कि इससे क्या हुआ डिमोनेटाइजेशन से, नोटबंदी से, कि हमारी जो कंट्री में कैश ट्रांजैक्शन थी, बिकॉज कैश जिसके पास था उसका लीगल टेंडर खो चुका था, वो उस नोट की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। अब आप नोट चेंज करवाओ, लाइन में लगे हुए रह करके, लंबी लंबी लाइन रखती थी 1-2 किलोमीटर की, उसमें नोट बदली करो, उसके बाद आपको होगा। तो उससे क्या हुआ, लोगों ने क्या सोचा कि चलो हम ऐसा करते हैं कि अपना ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिमोनेटाइजेशन टुक प्लेस इन इंडिया, पेटीएम एंड अदर ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स बिकेम फेमस, पीपल स्टार्टेड यूजिंग देम इंस्टेड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, यानी कि पेटीएम और जो गूगल पे, फ़ोन पे, ये सारी ऐप्स का जो उस समय आपको याद हो कि पेटीएम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था एक टाइम पे, अभी तो थोड़ा सा वो कांप रहा है, उसका हालात सही नहीं है, लेकिन हाँ उस टाइम पे पेटीएम का ही बोलबाला था, बाकी कोई भी सामने नहीं दिखता था। As there was no currency in the economy, demonetization increased bank deposits in India, इससे क्या हुआ कि हमारे बैंक में डिपॉजिट्स बढ़ गए। As it was notified by government to deposit their money with the bank, it also caused an increase in financial savings, इससे क्या हुआ कि हमारी जो फाइनेंशियल सेविंग्स थी वो भी बढ़ गई, और बैंक डिपॉजिट्स जो थे वो भी हमारी पूरी कंट्री के बढ़ गए। सेकेंड का इम्पैक्ट पड़ा हमारा प्राइवेट वेल्थ पे। द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑन प्राइवेट वेल्थ वॉज सच डैट देयर वॉज अ डिक्लाइन इन पीपल्स प्राइवेट वेल्थ, यानी कि अब हमारे जो लोगों की प्राइवेट वेल्थ थी उसमें कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला। एज द हाई डिनोमिनेशन notes of 500 and 1000 were not returned, due to this real estate price was also
डिक्रीज ड्रास्टिकली। इससे क्या होता है कि अगर आपको याद हो तो हमारे जो लैंड वगैरह बिल्डिंग वगैरह हो गई, यानी कि रियल इस्टेट का जो बिजनेस था उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। हमारे जो पैसा थे, जो दाम थे, हमारा जो प्राइस था वो गिर चुका था, बिकॉज 500 और 1000 के नोट नहीं मिल रहे थे जल्द से जल्द, और उनका जो लीगल टेंडर था वो भी ख़त्म हो चुका था। पब्लिक सेक्टर वेल्थ यानी गवर्नमेंट को क्या इफेक्ट हुआ? देयर वॉज नो इफेक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑन द पब्लिक सेक्टर वेल्थ, यानी कि जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि भाई वही नोट छाप रहे हैं, उन्हीं के पास पैसा आ रहे हैं, उनके पास तो वो खुद ही लीगल एंटिटी हैं, तो उनको ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। रियल इस्टेट प्राइसेस विल डिक्लाइन, यानी कि उनका जो प्राइसेस था रियल इस्टेट का उसका डिक्लाइन हम देखने को मिला, एज देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ कैश इन द मार्केट विच हैम्पर्ड द प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस, यानी कि हमारे जो प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए और कहीं ना कहीं हमें रियल इस्टेट मार्केट में डिक्लाइन देखने को दिखा। डिजिटाइजेशन, डिजिटल ट्रांजेक्शंस अमंग पीपल इंक्रीज, यानी कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिला, वो बढ़ा। पीपल स्टार्टेड यूजिंग प्लेटफॉर्म लाइक रूपे, पेटीएम, AEPS for transactions as there was a lack of currency in the economy, यानी कि करेंसी थी नहीं, तो अब जो पैसा था ऑनलाइन बैंक में उसी को ऑनलाइन मेथड्स के थ्रू, UPI के थ्रू हमने या फिर पेटीएम वॉलेट के थ्रू यूज़ करना शुरू कर दिया। Uses of the internet and net banking also increase as people were using more of these platforms, यानी कि इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे तो नेट बैंकिंग भी बढ़ा हमारा और इंटरनेट का यूजेस भी बढ़ गया। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है बिजनेस इन्वायरमेंट वो यहाँ पे कंप्लीट होता है पूरी तरीके से, कोई भी टॉपिक बचा हुआ नहीं है। फिर भी अगर आपको इस वीडियो में या फिर इस चैप्टर में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप जाके आराम से वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे प्रीवियस 2 पार्ट्स हैं उसको देखना नहीं भूलना। कोई भी डाउट है, फीडबैक है, सजेशन है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और यहाँ तक देखा तो वीडियो अच्छा भी लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आज से अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।